गुड मॉर्निंग बेटा। हमने किया था भाषा, लिपि और व्याकरण का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं और सबसे पहला होता है हमारा वर्ण विचार। तो सेकंड चैप्टर हम करेंगे वर्ण विचार, वर्णों के ऊपर विचार करना। देखिए, बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ध्वनि यानी कि हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि ए, अ, क, ख, ग। लेकिन ये जो क, ख और ये ग होते हैं, ये बेटा आपके हलंत होते हैं। अगर आप इसमें स्वर मिला दोगे तो फिर इनके हम टुकड़े कर सकते हैं। वर्णों का क्या महत्व है? वर्ण एक तो भाषा की नींव होते हैं, क्योंकि भाषा की स्टार्टिंग ही वर्ण से होती है। वर्णों से शब्दों की रचना होती है और भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन होता है लिखना। लिखने के लिए वर्णों का ज्ञान हमें होना जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों से बनी हुई माला। 2 शब्द है हमारे पास। माला यानी कि समूह भी हम कह सकते हैं। तो किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों का जो क्रमबद्ध यानी कि क्रम से, संख्या से लगाए हुए वर्णों का समूह, एक व्यवस्थित ढंग से लगाया गया समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानक हिंदी वर्णमाला की, यानी कि हमारे पास कितने वर्ण हैं, वर्णमाला कैसी है। तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं स्वर, ये कैसे लेकर होते हैं? औ तक। इसके बाद आते हैं आपके अंग और ए, इन्हें हम कहते हैं अयोगवा। इसके बाद होते हैं बेटा हमारे व्यंजन। व्यंजन कहाँ से होते हैं? कैसे लेके और है तक। ढ और डे को हम हिंदी वर्णमाला में नहीं गिनते, क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं? उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन दोनों को हम हिंदी वर्णमाला के अंदर नहीं गिनते हैं। जिनके नीचे हम डॉट लगाते हैं ना, उनको नहीं गिनते हैं। इसके बाद हम करते हैं वर्णों के भेद। तो वर्णों के हमारे पास 2 भेद होते हैं बेटा, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी तरह की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से जो हवा है वो हमारे मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों के भेद की अगर बात की जाए तो स्वरों के 3 भेद होते हैं हमारे पास, हर्षस्वर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षस्वर स्वर क्या होते हैं बेटा? हर्ष होता है सबसे छोटा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, जैसे अ, ई, उ और री। अगर हम इन चारों को बोलते हैं तो बोलने में कम से कम समय लगता है। इसके बाद होता है दीर्घ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ यानी कि बड़ा, लॉन्ग, यानी कि जब हम हर्ष स्वर से 2 गुना समय लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? हर्ष स्वर। ऐसे क्या बना देंगे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हर्ष यानी कि कम, दीर्घ यानी कि थोड़ा सा बड़ा। इसके बाद हम करते हैं हमारा प्लुत स्वर। प्लुत यानी कि ज़्यादा बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, काफ़ी दूर अगर होता है कोई तो उसे आवाज़ लगाते हैं ना, भैया, राम, ओम। तो जिन स्वरों को बोलने में हम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद हम करते हैं बेटा कि स्वरों का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि किसी शब्द के आरंभ में स्वर आ गए तो हम मूल रूप से उनको ही बोलते हैं, जैसे अनार, आम, इमली, औरत, उल्लू, ओखली। इसके बाद एक होता है मात्रा के रूप में। तो स्वरों को हम मात्रा बनाते हैं, जैसे कि ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ए की है, ओ की है, औ की है, मात्रा के रूप में। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ण का दूसरा भेद, व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। कैसे लेकर है तक इनकी संख्या कितनी है? 33 है, 33 है। कै, मैं, सह आदि, मतलब जो भी है। आपने देखा कि इस व्यंजन के नीचे हम एक छोटा सा हलंत लगाते हैं। ये तिरछी रेखा जो लगी हुई है ना बेटे, इसको हम कहते हैं हलंत। और ये क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो वर्ण है वो अधूरा है।
और जो हलंत होंगे वही व्यंजन होंगे, क्योंकि अगर हम इसमें स्वर मिला देंगे तो फिर वो हमारा वर्ण बन जाएगा। इसलिए जब भी आप व्यंजन लिखो, अकेले व्यंजन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनको हलंत कर देंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन के भेदों की। तो व्यंजन के हमारे पास 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, देखो किसी चीज़ को टच करना स्पर्श होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गले से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आएगी, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे अंदर से जो हवा निकलेगी गले से, वो किसी ना किसी भाग को टच करेगी और उसे ही हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं, जैसे कि कै वर्ग। कै वर्ग, वर्ग होता है बेटा समूह, यानी कि कै का समूह। कै का समूह क्या होगा, कै की ये पूरी लाइन, तो ये क्या होगा हमारा स्थान, अगर इसका पूछा जाए तो कंठ की, हमारे गले से बाहर निकलते हैं। च वर्ग, च, छ, च के सभी व्यंजन। तालु, तालु यानी कि हमारा जो ये गले से आगे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना बेटा, वो होता है तालु। इसके बाद होता है टै वर्ग। टै वर्ग यानी कि मूर्धा, दांतों से ठीक ऊपर जो जगह होती है वो होती है मूर्धा। तय वर्ग, तय की लाइन के जो भी हैं वो किससे बोले जाएंगे, जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो हल्का सा दांतों को टच करेगी। पै वर्ग, ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ, जब हम पै की लाइन का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में टच करते हैं या फिर इनका आकार चेंज होता है। इसके बाद सेकंड भेद है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ यानी कि सेमी वावल, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श किए बिना बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से टच नहीं करती, य, र, ल, व। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इसके बाद है बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मीनिंग होता है गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है मुख के किसी भाग से रगड़ खाकर, यानी कि थोड़ा सा टच करके एक गर्म हवा बाहर निकालती है, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, 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 है। ठीक है, तो ये तो थे बेटा हमारे व्यंजन के 3 भाग। अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको हम भेदों में काउंट नहीं करते हैं। देखो भेद होते हैं हमारे 3 ही, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये है संयुक्त। संयुक्त यानी कि मिले जुले, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो नया शब्द, नया व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये भी हमारे पास संख्या में 4 होते हैं। जैसे कि आपके पास है क्ष, कै, श और ए, क्ष। इसके बाद है हमारे पास त्र, त, र, ए, त्र, गे, जय, य, ए, ज। इसको आप जय का उच्चारण भी देते हैं। इसके बाद होता है बेटा श्र, श, र, ए, श्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं अयोग वाह, ए, योग, वाह। ए मीन्स नहीं, योग मीन्स जोड़, वाह यानी कि उच्चारण। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिनका उच्चारण किया जाता है बिना ए के योग से, उसे क्या कहते हैं, अयोग वाह। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसी कारण इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। और वो क्या होते हैं, अंग, ए, यानी कि ना तो इसमें हमने ए को जोड़ा है और ना ही हम इनको स्वरों में गिन सकते हैं, ना ही व्यंजनों में गिन सकते हैं। तो ये 2 होते हैं हमारे पास। एक तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से करते हो आप, जैसे अंत, हिंदी, मुंशी, तंत्र, मंत्र आदि। इसके बाद होते हैं विसर्ग। विसर्ग यानी कि जो 2 डोट होती है हमारी, जिसका उच्चारण हम है के समान करते हैं। ये ज़्यादातर आप संस्कृत के शब्दों में प्रयोग करते हैं ना, जैसे अतः है, नमः है, स्वतः है, प्रातः है आदि। इसके बाद है बेटा हमारी कुछ आगत ध्वनियाँ और उनके वर्ण। आगत स्वर का अर्थ क्या होता है, आई हुई। आगत मीन्स आई हुई, यानी कि वो ध्वनियाँ जो हिंदी में अन्य भाषाओं से आई है उन्हें हम कहते हैं आगत ध्वनियाँ। तो आगत स्वर की अगर हम बात करें तो ओ, जैसे कि आप डॉक्टर के ऊपर ये जो चिन्ह लगाते हो ना, ये कॉफ़ी, लोबी, ये जो चिन्ह है ये हमारा हिंदी का नहीं है बल्कि विदेशी भाषाओं से हमने इसे लिया है।
इसी प्रकार जय और फे जिसके नीचे आप डॉट लगाते हो ना, वो वाले, वो अरबी फारसी से लिए गए हैं। एक होता है बेटा हमारा उक्षिप्त व्यंजन, जैसे ढ और ढ, इनके नीचे जब आप डॉट लगा देते हो तो इनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, जैसे ड ढ। इसलिए ये क्या है, उक्षिप्त व्यंजन है, उठाकर बोले गए व्यंजन है, और उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। किसी भी शब्द के शुरू में हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये जैसे बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं। इसके बाद होती है बेटा हमारी मात्राएं। तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है और वो मात्रा बनकर हम प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आपको पता है आ की मात्रा एक डंडा होता है, ई की मात्रा कैसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, फिर भी यहाँ आपको मात्राओं का ज्ञान दिया गया है तो आप उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है हमारा बेटा वर्ण विच्छेद। वर्ण अभी हमने पढ़े हैं, विच्छेद होता है इनको अलग अलग करना। तो जब स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया जाए उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे कि हमारे पास उदाहरण दिया गया है भारत, और ध्यान रखना मैंने आपको व्यंजन करवाते समय बताया था कि जब भी आप व्यंजन को अलग से लिखोगे तो वो हलंत होता है। भय में किसकी मात्रा मिली हुई है, आ की, फिर रे में क्या मिला हुआ है, ए, तय के अंदर क्या है, ए, तो ये बन गया हमारा भा, र और तय। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप व्यंजन को अलग करते हो वो हमेशा हलंत रूप में ही लिखा जाता है। जैसे कमल, सब में ए की मात्रा लगी हुई है, क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। आगे है बेटा हमारा उच्चारण स्थान, और ये उच्चारण स्थान मैंने आपको वैसे तो अभी जब व्यंजन करवा रही थी मैं स्पर्श व्यंजन तब भी बताया था। फिर भी भाषा की ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है और मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो कंठ है, कंठ यानी कि गले से हमारे जो स्वर व्यंजन और स्वर निकलते हैं। तालु, कंठ होता है गला, तालु यानी कि गले से आगे का जो हमारा भाग होता है ना, ऊपर वाला स्थान, वो होता है तालु। मूर्धा होता है बेटा ठीक दांतों के ऊपर का भाग। दंत यानी कि दांत, ओष्ठ यानी कि होठ। कंठ तालु, गले और तालु से मिलके जो वर्ण हम बोलते हैं। दंत ओष्ठ, दांत और होठ। कंठोष्ठ, गला और होठ। नासिके, नाक से जो आवाज निकलती है यानी कि जिसमें अनुस्वार होते हैं हमारे। स्वर यंत्र यानी कि जो एक तो जिसमें आगे तो ध्वनियाँ होती है, और ह यानी कि इसमें किसी तरह की कोई टचमेंट नहीं होती है। तो बेटा ये था आपका सेकंड चैप्टर वर्ण विचार, इसकी आप अच्छे से रीडिंग कर लेंगे। हाँ, आपके पास बुक है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो मेन है इस टॉपिक से रिलेटेड वही करवा रही हूँ। इसलिए ये ना सोचें कि हमारी बुक अलग है, मैम के पास अलग है। जो मेन टॉपिक है बेटा, जो मेन चीज़ें हैं लेसन के अंदर, मैं वही करवा रही हूँ। ओके, बाय।